हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज की हमारी क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, यानी कि 14 ऑफ अक्टूबर 2023। 14 अक्टूबर 2023 के डेली करंट अफेयर्स की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबको पता ही होगा कि डेली करंट अफेयर्स की एक क्लास जो है हमारी रोज शाम को होती है, जिसके अंदर हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। तो आज हम 14 ऑफ अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े होंगे सबको गुड इवनिंग है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी और स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी सिविल स्टाफ के पेड इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिविल स्टाफ के जो HPAS की क्लासेज हैं, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, ये सब स्टार्ट हो चुका है। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 7814622609। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं एचपी अलाइड हो या फिर एनटी हो, तो कोई भी बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। टीजीटी हो, पीजीटी हो, पटवारी हो, सब इंस्पेक्टर हो, ये सब यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेगा। और इसी के साथ साथ ऑप्शनल की क्लासेस भी आपको अवेलेबल मिलेगी, चाहे वो हिस्ट्री ऑप्शनल है, चाहे वो सोशो ऑप्शनल है, ये सब भी आपको अवेलेबल मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं कि आज की हमारी क्लास के टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स को देखते हैं। टॉपिक्स में आज हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करेंगे और इसी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस के अंदर आज हम स्टूडेंट्स क्या कवर करेंगे, आज हम कवर करेंगे द ग्लोबल हंगर इंडेक्स ऑफ 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 जो कि एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनाउंस किया जाता है, रिलीज किया गया। हालांकि इसके रिलीज होने के बाद कुछ कंट्रोवर्सी भी होती है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कहता है कि ये मेथोडोलॉजी जो है वो सही नहीं है जिसके अकॉर्डिंगली इसको मेजर किया जाता है। तो आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। उसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स में या डिफेंस में भी हम इसको बोल सकते हैं, हम व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि व्हाइट फॉस्फोरस हमें इसे साइंस में पढ़ना चाहिए, बट हम इसे यहां पर क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये इंटरनेशनल अफेयर्स का मैटर है। क्योंकि यहां पर इजराइल के ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि इजराइल ने हमास के खिलाफ व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया है। सो ये व्हाइट फॉस्फोरस क्या होती है, व्हाइट फॉस्फोरस क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट के। नेक्स्ट हम क्या करंट अफेयर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस एंड टेक के अंदर, दैट इज कॉर्स। कॉर्स क्या है, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस। देखिए अभी हमारा बेसिकली अगर मैं बात करता हूं लोकेशन मेजरिंग की, अगर मान लीजिए आपको लोकेशन चेक करना है तो लोकेशन के लिए जो सैटेलाइट से डाटा आता है उस सारे सैटेलाइट डाटा के लिए एक सेंटर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, दैट इज कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन हम इसको बोलते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी में हम पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये प्लेट्स हाल ही में फिर से रिकवर की गई हैं, बहुत सालों के बाद इनको यहाँ पर देखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूज में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो इकोनॉमी में हम बढ़ेंगे कैश्यू के बारे में, गोवा का कैश्यू जिसको जीआई टैग मिलता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के तहत तीन चीजें, अभी तीन आईओटी के तहत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत तीन वेज जो है न्यू इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में हम पासपोर्ट टू अर्निंग प्रोग्राम समझेंगे, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। उसके बाद डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड एंड द पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे जो हमारा मेन लक्ष्य रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा डेज को लेकर, और हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ साथ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारे जो है करंट अफेयर्स के टॉपिक्स थे। अब इन टॉपिक्स के बाद हम आज के करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करने की तरफ आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं और सबसे पहला करंट अफेयर हमारा क्या कहता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये हर साल रिलीज किया जाता है और चार इंडिकेटर्स के बिहाफ के ऊपर यहां पर रैंकिंग जो है वो दी जाती है। सो द इंडिया रैंक्स 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज। अब देखिए ये कोई स्कूल मार्क्स तो है नहीं कि जितने ज्यादा आएंगे उतना अच्छा होगा, तो यहां पर जो ये रैंकिंग की बात हो रही है, मार्क्स की बात नहीं हो रही। मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो आप 41 नंबर पे आ रहे हैं, तो आप अच्छे नंबर तो नहीं लेके आ रहे हैं। अगर आप फर्स्ट आते तो बात अलग होती। उसी तरह से भारत देश भी 125
देशों में से 111वें स्थान पर आया है, यानी कि बहुत पीछे हम, हमारे हालात बहुत पुअर है, बहुत खराब है। किस चीज में? ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। हंगर मतलब भारत में भूखे लोगों की जो जनसंख्या है, संख्या है, वो बहुत ज्यादा है। ये यहाँ पर रिपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स तो लॉन्च किए, बट कोई भी फायदा नहीं हुआ। भारत जो है अच्छा खासा रैंक जो है प्राप्त करके यहाँ पे निकला है, जिसमें भारत का रैंक जो है बहुत पुअर बताया जा रहा है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, इसको एक एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक जर्मन एनजीओ वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा मिलकर रिलीज किया गया। ये बेसिकली मेजर करता है क्या? हंगर को ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और नेशनल लेवल्स पे, कि दुनिया में और रीजन्स में और देशों में कितना हंगर है, ये उस चीज की मेजरिंग करता है। अब आगे अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट्स, ये रिपोर्ट क्या कहती है, तो इस रिपोर्ट को 4 इंडिकेटर्स के बिहाफ पे, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, मेजर किया जाता है। सबसे पहला इंडिकेटर है अंडर न्यूरिशमेंट, यानी कि दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हैं, उन कंट्रीज की गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव्स रेज कर रही है भारत अपने अपने कंट्रीज के अंदर न्यूरिशमेंट को इंप्रूव करने के लिए। तो अंडर न्यूरिशमेंट का एक जो पैरामीटर है, इंडिकेटर यहां पे रखा गया है। और पॉपुलेशन जिसका कैलोरिक इनटेक जो है इनसफिशिएंट है, उसको हम कहते हैं अंडर न्यूरिशमेंट है। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग, स्टंटिंग जो है ऐसे बच्चे जो 5 साल की आयु में आते हैं और लो हाइट है उनकी, उनको हम क्या बोलते हैं कि ये क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन आती है, यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग यहां पर देखा जाता है। उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग की बात करें तो चिल्ड्रन जो 5 साल की आयु के अंदर आते हैं और उनका वेट जो है उनकी हाइट के अकॉर्डिंगली कम है, इसको हम बोलते हैं अगेन अंडर न्यूट्रिशन। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करते हैं तो वो बच्चे, ठीक है, जो अपने 5वें जन्मदिन से पहले पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसको हम चाइल्ड मोर्टेलिटी के रेशियो में काउंट करते हैं। यानी कि न्यूट्रिशंस, यानी कि खाना अगर मिल भी रहा है तो अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, जो भोजन है जिसकी आवश्यकता होनी चाहिए थी, जो डाइट मिलनी चाहिए थी, वो डाइट यहां पर नहीं मिल पा रही है। ये मेन कॉज यहां पर आते हैं। तो 4 इंडिकेटर्स आप देख पा रहे हैं, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। दीज आर द 4 इंडिकेटर्स जिसके बिहाफ पे यहां पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मेजर किया जाता है। अब भारत सरकार ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए, जैसे कि इंडिया का नेशनल न्यूट्रिशन मिशन चल रहा है, पोषण अभियान चल रहा है। उसके बाद भी इंडिया की रैंकिंग बहुत पुअर आ रही है, ठीक है। जैसे कि बताया गया कि इंडिया का स्कोर आता है 28.7 और इसी 28.7 स्कोर के साथ इंडिया 111वें स्थान पे आता है। पिछले साल इंडिया 107वें नंबर पे था। और चाइल्ड स्टंटिंग जो है वो 35.5% पे है। चाइल्ड वेस्टिंग रेट जो है वो 18.7% पे, सबसे ज्यादा बेसिकली अगर हम बात करते हैं दुनिया भर में है। अंडर न्यूरिशमेंट भारत देश के अंदर 16.6% है और अंडर 5 मोर्टेलिटी जो है वो 3.1% पे स्टैंड करती है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग है, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जो है ये भारत से अच्छे रैंक पे आते हैं। जैसे पाकिस्तान का रैंक 102 आता है, बांग्लादेश का 81 आता है, नेपाल का 69 आता है, श्रीलंका 60वें स्थान पर है। साउथ एशिया और अफ्रीका जो है, अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, ये हाईएस्ट रीजनल हंगर लेवल्स यहाँ पे देखा गया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसने क्रिटिसिज्म किया। इसने बोला कि 4 इंडिकेटर्स में 3 इंडिकेटर्स जो है ये बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो और 4th इंडिकेटर जो कि अंडर न्यूरिशमेंट है, ये टेलीफोनिक ओपिनियन के ऊपर लिया गया है, यानी कि फोन किए गए लोगों को और उससे जांच की गई। क्लियर? और सिर्फ 3000 लोगों से ही रिव्यू लिया गया। अब भारत देश में कितने बच्चे हैं और लगभग 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 3000 बच्चों के माता पिता से अगर आप रिव्यू ले रहे हो तो आपकी जो सिचुएशन है आप अच्छी तो नहीं बताओगे। सो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। इंडिया कहता है कि नहीं, इनके मेथड्स भी ठीक नहीं है, इनके मेथड्स ठीक नहीं है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, हमने सब देखा, बट हमें एक चीज जो अभी जाननी है वो है कि टॉप किसने किया और सबसे लास्ट में कौन रहता है। तो इस इंडेक्स सबसे पहले स्थान पे आता है बेलारूस, उसके बाद बोस्निया, देन चिले, देन चाइना, देन क्रोशिया। ये है पहले टॉप 5 कंट्रीज। उसके बाद लास्ट 5 कंट्रीज यानी कि बॉटम 5 नेशंस, दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मेडागास्कर, यमन, कोंगो, लिसोथो, नाइजर एंड चाड। दीज आर द बॉटम कंट्रीज, ये बॉटम कंट्रीज में आते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या कहता है? नेक्स्ट करंट अफेयर इज ऑल अबाउट द व्हाइट फॉस्फोरस। देखिए,
हाल ही में एलिगेशन लगे कि गाजा के ऊपर, गाजा जहां से हमास ऑपरेट कर रहा है, गाजा स्ट्रिप का एरिया, वहां से आप सबको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि इजराइल और गाजा के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई, जो कि हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहां पर गाजा स्ट्रिप को ऑपरेट कर रही है, और इसने इजराइल के ऊपर 5000 मिसाइल्स जो है वो रिलीज करी, और उसके बाद इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्पोर्ट्स चलाते हुए अपनी तरफ से इसको डिफेंड किया और अटैक कर दिया फिलिस्तीन के ऊपर, यानी कि गाजा स्ट्रिप के ऊपर। तो अभी एलिगेशन लगता है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स के कारण, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर द ह्यूमन राइट्स के अंदर ये एलिगेशंस लगते हैं कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया था, बट हालांकि ऐसा नहीं है। इजराइल ने इसको डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया। देखिए, व्हाइट फास्फोरस एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस नहीं कहूंगा, एक ऐसा बेसिकली मटेरियल आप कह सकते हैं, जिसके चलते हुए लाखों लोग जल जाते हैं और उनके बेसिकली बॉडी का कुछ भी नहीं बचता है। सो सीरियस इंजरीज यहां पर देखने को मिलती है ड्यू टू द व्हाइट फास्फोरस। सो द इजराइल्स यूज ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन अ मिलिट्री ऑपरेशन इन गाजा एंड लेबनान हैज पुट सिविलियंस एट रिस्क ऑफ सीरियस एंड लॉन्ग टर्म इंजरीज। सो ये ह्यूमन राइट्स कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कहना है। सो जो भी ह्यूमन राइट्स वॉच कंपनीज यहां पर वर्क कर रही है लेबनान में या गाजा में, उन्होंने ये रिपोर्ट और डाटा यहां पर बताया है कि बहुत सारे एयरबस जो है आर्टिलरी फायर्ड व्हाइट फास्फोरस के गाजा सिटी में देखे गए हैं। और अब ये व्हाइट फास्फोरस क्या होती है? ये एक वैक्सी येलोइश टू क्लियर केमिकल होता है जिसकी गार्लिक लाइक स्मेल होती है, क्लियर, जिसकी बेसिकली लहसुन के जैसी स्मेल यहां पे देखने को मिलती है। और जब ये जलता है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और ये और जलता है जब तक ऑक्सीजन को, और बेसिकली ये ऑक्सीजन और एग्जॉस्ट, ये डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन और एग्जॉस्ट ना हो जाए। सो ये जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होती है, ये इंटेंस हीट प्रोड्यूस करती है, यानी कि 1500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की हीट जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। दैट इज लाइट एंड स्मोक इसके साथ देखने को मिलता है। इसके बाद व्हाइट फास्फोरस के बारे में आगे पढ़ते हैं, तो इसके चलते हुए ये मार्किंग के लिए और सिग्नलिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और एक वेपन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर बहुत सारे लोग जलाए जाते हैं। बहुत सारी बर्न इंजरीज इसके कारण हो सकती है, जिसका हील होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद व्हाइट फास्फोरस जो है इसको बैन नहीं किया गया है, बट सिविलियन एरियाज में इसका इस्तेमाल जो अगर किया जाता है, इसको वॉर क्राइम बोला जाता है, इसको वॉर क्राइम बोला जाता है। सो और इसकी एप्लीकेशन फर्टिलाइजर्स में इसका इस्तेमाल होता है, फूड एडिटिव्स में इसका इस्तेमाल होता है, कंपाउंड क्लिनिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे द नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ द कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। तो हालांकि हाल ही में 1000 कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशंस बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। तो इनका सर्वे नेटवर्क जो है लॉन्च किया गया है, जिसके चलते हुए रियल टाइम लोकेशन जो है प्रोवाइड किए जा सके, दैट इज ऑफ मैपिंग और पोजीशनिंग सर्विसेज की। तो जो ये वर्क कर रहे हैं, सैटेलाइट से सीधा डाटा इकट्ठा करते हैं और यहाँ डिलीवर करते हैं, और इनके लिए एक नेशनल सर्वे यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। सो ±3 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी यहाँ पर रहती है, और ये होस्ट भी करते हैं, दैट इज ऑफ डिफरेंट पोजीशनिंग सर्विसेज को, जिसके चलते हुए डिफरेंट सेगमेंट्स की ऑफ जियोस्पैटियल की साइंटिफिक कम्युनिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको पूरा किया जा सके। ये जो स्टेशंस है परमानेंट बनाए गए हैं और कॉन्टिन्यूसली स्ट्रीम करेंगे सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन को टू अ सेंट्रल सर्वर। और सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसने 1000 स्टेशन जो है भारत देश के अंदर बनाए हैं। चलिए आगे बात करेंगे, द लॉन्ग लॉस्ट पॉन्टस टेक्टोनिक प्लेट फ्रॉम द 160 मिलियन ईयर्स अगो आइडेंटिफाइड। सो दिस मेगा प्लेट कुड हैव बीन एज बिग एज 1/4 ऑफ द पैसिफिक ओशन। जी हाँ, पैसिफिक ओशन के 1/4 हिस्से की ये प्लेट्स जो है, जिसको हम पॉन्टस प्लेट्स कह रहे हैं, इसको नाम दिया गया है। अब इसको पॉन्टस प्लेट क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस इसका एग्जिस्टेंस जब था, उस समय जिस ओशन में ये थी उसको बोलते थे पॉन्टस ओशन। सो टेक्टोनिक प्लेट्स पॉन्टस जो है, हाँ, अभी रीडिस्कवर की गई है 20 मिलियन साल बाद, जब ये गायब हो गई थी। और ये जो प्लेट है इसकी फ्यू रॉक फ्रेगमेंट्स की वजह से ये जानी जाती है, दैट इज फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ द बोर्नियो। सो बेसिकली अभी ये पैसिफिक ओशन के भी पैसिफिक ओशंस के 1/4 साइज की हो चुकी थी, यानी कि 1/4 ऑफ द पैसिफिक ओशन ये इसका साइज था। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती है एक दूसरे की तरफ, और
क्रस्ट जो होती है ओशनिक प्लेट्स में ये डेंस होती है कंटिनेंटल प्लेट से। सो ओशनिक प्लेट्स जो होती हैं ये अंडर कंटिनेंटल प्लेट्स में पुष्ट होती हैं एक प्रोसेस के अंदर जिसको हम सबडक्शन बोलते हैं, डिसअपियर बोलते हैं। जब रॉक जो होती है यानी कि मिट्टी जो होती है फ्रॉम अ लॉस्ट प्लेट ये इनकॉर्पोरेट हो जाती है माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स के अंदर। सो यहां पर लोकेशन और फॉर्मेशन एशियन प्लेट्स की हम रेमनेंट्स है, यानी कि ये बहुत रेमनेंट्स पोजीशंस पे हमें देखने को मिल रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स बड़ी होती हैं, रिजिड स्पीसीज होते हैं अर्थ के लिथोस्फीयर के अंदर, जिसके अंदर कर्स्ट और अपर मोस्ट मेंटल देखा जाता है। सो टिपिकली इसमें कंटिनेंटल और ओशनिक क्रस्ट दोनों ही होते हैं और इनकी थिकनेस जो होती है वो 6 से लेकर 70 किलोमीटर तक वेरी करती है। जैसे कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स यहां पर पाई जाती हैं, अफ्रीकन प्लेट्स, एंटार्क्टिक प्लेट्स, एशियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स एंड साउथ अमेरिकन प्लेट्स, पैसिफिक प्लेट्स एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स। और इसी के साथ साथ 7 बहुत सारी माइनर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स भी पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं गोवा के काजू की। तो गोवा में देखिए काजू जो है वो ओरिजिनली नहीं होता था, यानी कि गोवा में काजू की खेती नहीं होती थी। आप सबको पता होगा कि गोवा जो है हमने पोर्टुगीज से एक्वायर किया है, तो पहले पोर्टुगीज गोवा में राज करते थे। तो पोर्टुगीज जो है वो गोवा में कैशू लेके आए थे, उन्होंने कैशू की खेती जो है पोर्टुगीज ने गोवा में स्टार्ट करी और इसी गोवा को के काजू को अब मिलता है जीआई टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने से इसका ट्रेड व्यापार और ज्यादा बढ़ जाएगा और बेसिकली ये जो काजू है दीज आर द नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट ब्राजील और गोवा में इसके द्वारा 1570 में लाए गए थे। क्लियर? किसी को कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते होगे स्टूडेंट्स। किसी को कुछ सवाल आ रहा है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स का पासपोर्ट टू अर्निंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखिए पासपोर्ट टू अर्निंग डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के तहत बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड करवाना, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करवाना और उसके बाद ताकि वो पर्सन जो है अपनी अर्निंग्स के लिए खड़ा हो सके, अपनी लर्निंग के सहारे वो कुछ कमा सके, कुछ खा सके, आगे बढ़ सके। ये यहाँ पर 1 मिलियन लर्नर्स को स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया। क्लियर? पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म को यहां पर लॉन्च किया गया था। अब भारत देश के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्क कर रही है और इसी के तहत फ्री एक्सेस जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज का मिलेगा डिजिटल प्रोडक्टिविटी के तहत, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो और इसके साथ साथ जॉब रेडी स्किल्स हो, इसके अंदर स्टूडेंट्स को खींचा जाएगा। ये जो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल स्किलिंग भी देगा 5 मिलियन यूथ को 14 से 29 साल के भारत देश के अंदर 2024 तक और इसके साथ साथ जॉब की तरफ भी कनेक्टिविटी पहुंचाएगा। चलिए हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इसने 2 ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है या पोर्टल लॉन्च किए हैं फॉर द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। ये क्या है, क्या क्या इसने लॉन्च किया है? सो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड। डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड क्या कहता है कि भारत सरकार की या राज्य सरकार की इतनी स्कीम्स चलती हैं, ठीक है, इतने डिपार्टमेंट्स के द्वारा और यहां पर इसमें क्या है डिसीजन मेकिंग के कारण डिसीजन मेकिंग लेने के लिए जो यहाँ पर डाटा चाहिए होता है वो प्रोवाइड हो जाता है, काम करना इजी हो जाता है, सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग हो जाती है कि सरकार की स्कीमों का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंची है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो है इन सब के ऊपर सकती है, इन सबका विकास किया जा सकता है। उसके बाद पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल। सो यहाँ पर मिनिस्टर्स की एक क्यूरेटेड लिस्ट जो है आती है। सो हु कैन बी नॉमिनेटेड फॉर अ फोर्टनाइटली विजिट ऑफ द यूनियन मिनिस्टर टू द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और यहाँ पर ये रीडिफाइन कर रहा है द लैंडस्केप ऑफ द मिनिस्ट्रियल विजिट्स एंड द मेटिकुलसली क्राफ्टेड द एलिवेट देयर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रूव्ड पावर्ड टेक्नोलॉजीज यहां पर बनाई गई हैं इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन इनिशिएटिव्स के लिए। ये क्या क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। सो यहां पर सबसे पहले की बात करेंगे तो CMOS सेंसर बेस्ड कैमरा फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, थर्मल सेंसर कैमरा फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड द ऑनलाइन सुक्रो क्रिस्टल इमेजिंग सिस्टम। ये यहां पर आपको देखने को मिलता है। 3 मेथड्स यहां पर लॉन्च किए गए हैं स्टूडेंट्स। चलिए आगे बात करेंगे इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर ये दिन जो है हम 13 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, हर साल ऑब्जर्व करते हैं 13 अक्टूबर को। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का थीम क्या रहता है 2023 में,
फाइटिंग द इनइक्वालिटी फॉर अ रिसिलिएंट फ्यूचर। इसके साथ साथ आज 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए मार्केट में कुछ खरीदने के लिए जब हम जाते हैं, मान लीजिए आपने सब्जी वाले को बोला कि 1 किलो आलू दे दो, तो वो आलू 1 किलो है किस तरह से मेजर करेगा, उसको कैसे पता कि 1 किलो कितना होता है? तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि 1000 ग्राम जो है वो 1 kg होता है। तो वो स्टैंडर्ड्स जो है जो सेट किए गए हैं, उसके लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 14 अक्टूबर को। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आइए सवाल देखते हैं क्या है आज की क्लास के अंदर। एमसीक्यूज को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 इज रिलीज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। Israel has recently used the white phosphorus munition in military operation in Gaza and Lebanon, and the National Survey Network of the continuously operating reference station is available 24/7 throughout the year. अब यहां पर आप देखेंगे तो करेक्ट वाला बताना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, या तो आपको पता लग गया। अब बात आती है सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट की। तो देखिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बताया गया कि इजराइल ने इस्तेमाल किया है, और ये सर्वे जो है नेशनल सर्वे नेटवर्क ने बताया कि ये जो रेफरेंस स्टेशन है 24 घंटे काम करते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। भारत की रैंक 111 आती है 125 देशों में ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। उसके बाद द व्हाइट फोस्फोरस स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर इन एयर व्हेन इट कम्स विद द कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। द सर्वे ऑफ इंडिया हैज सेट अप मोर देन 1000 CRS स्टेशन अक्रॉस इंडिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही क्या दिखाई दे रही है? करेक्ट दिखाई दे रही है। ऑल 3 आर करेक्ट। सो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका फेयर्ड बेटर देन द इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। दिस इज करेक्ट। इनका रैंक भारत से अच्छा आता है। यूज ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस वेपन इन सिविलियन एरियाज इज कंसीडर्ड अ वॉर क्राइम, एंड द कंटिन्यूअसली operating reference station network is capable of providing real-time location-based mapping services with an accuracy of ±3 meters. अब यहां पर भी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है। हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की, जो कि यहां पर रियल टाइम लोकेशन बेस्ड मैपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, एक्यूरेसी ऑफ ±3 मीटर्स की। क्लियर? तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मीटर नहीं सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर। सो यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। Pontus that is seen in news is rediscovered tectonic plate, and it has been rediscovered after the 20 million years after the disappearing. दोनों के दोनों करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट ही है। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। The cashew which received GI tag is native to the Portugal. It is native to Brazil, not Portugal ना। पुर्तगाली लेके आए थे, and it occupies the largest area among the horticultural crops in the Goa. अब यहां पर इनकरेक्ट वाला बताना है। फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, छठा क्वेश्चन। Recently the 1 million certification of passport to the earning program were achieved, and 62% of the all youth learners have benefited. So दोनों के दोनों करेक्ट हैं। बोथ 1 and 2 हमारा आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। अगला सवाल, 7th क्वेश्चन। द डिपार्टमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड एंड द पूर्वोत्तर संपर्क सेतु पोर्टल वर लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड दीज पोर्टल्स आर फोकस्ड ऑन प्रिवेंटिंग टेररिज्म इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स मुझे यहां पर गलत दिखाई दे रही हैं। क्लियर? सो नाइदर 1 और 2 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल। The sensor-based camera for industrial application, thermal sensor camera for the intelligent transportation, online sucro crystal imaging system, ये किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का। इंटरनेशनल डे फॉर द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को होता है। 14 अक्टूबर को क्या स्टैंडर्ड डे हम ऑब्जर्व करते हैं। और इसी के साथ साथ आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास का अंत होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या डाउट होगा, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। थैंक यू।